हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो, अभी अभी आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये फ्री है। आज के इस वीडियो में हम अशुद्ध वाक्यों का शोधन यानी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कैसे करें ये जानेंगे। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन है वो? पहला है कर्ता के ने संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमको 3 बातें जानना जरूरी है। पहला है कर्ता के ने संबंधी अशुद्धियां, यानी कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरा है पदक्रम। पदक्रम यानी पदों का क्रम। पदों का क्रम ये भी जानना जरूरी है कि पदों का क्रम कैसे है। अगर हम इस क्रम में नहीं रखे, जिस क्रम में नियम बनाया गया है, उस नियम के तहत अगर हम पदों को नहीं रखेंगे तो वाक्य हमें समझ में नहीं आएगा। अगर हम उल्टा रख दे, पहले नंबर वाले को चौथे में, चौथे को दूसरा में, दूसरे को छठे में, अगर मान लो इस तरह से रख दे, एक वाक्य में कई सारे पद होते हैं। पद मालूम होगा, पद किसे कहते हैं? शब्द जब स्वतंत्र होता है तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन वही शब्द अगर जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वो पद कहलाता है। जैसे मान लो राजू। राजू अभी स्वतंत्र है, ये व्याकरणिक नियम से अभी नहीं बंधा है, यानी कि ये वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ, स्वतंत्र है। तो जब ये स्वतंत्र है तब तक ये शब्द कहलाएगा। लेकिन जब इसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, यानी व्याकरणिक नियम से बांध देते हैं, तब वो पद कहलाता है। अब जैसे राजू है, राजू जा रहा है। अब हम इसी राजू शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिए, तो अब ये राजू जो यहाँ है, अब ये शब्द नहीं कहलाकर पद कहलाएगा। जब तक स्वतंत्र था तो शब्द था, जब व्याकरणिक नियम से बंध गया, वाक्य में इसको प्रयोग कर दिए, तब वही शब्द फिर पद कहलाने लग जाता है। इसे ही पद कहते हैं। तो पद क्रम यानी अब वाक्य में कई सारे पद हैं, इन पदों का अपना एक क्रम है कि कर्ता कहाँ होगा, क्रिया कहाँ लिखाएगा, क्रिया विशेषण कहाँ लिखाएगा, विशेषण कहाँ लिखाएगा, अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, कई ऐसे शब्द हैं, विस्मयादि बोधक शब्द है, कई ऐसे सारे शब्द हैं जिनको कि हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो उनका एक क्रम बना हुआ है कि ये इसके पहले लिखाएगा या इसके बाद लिखाएगा, तो वही कहलाता है पद क्रम, यानी पदों का क्रम। हर पद का अपना एक क्रम बना हुआ है, इस क्रम को भी हम लोग को जानना जरूरी है। तीसरा क्या जानना है हमको? पदों का अन्वय। पदों का अन्वय। अन्वय क्या है? अब वाक्य में हम देख रहे हैं कई सारे पद हैं, तो इन सारे पदों का लिंग, वचन, कारक और काल, वाक्य में विभिन्न पदों के बीच लिंग, वचन, कारक और काल का मेल रखना पदों का अन्वय कहलाता है या अन्वय कहलाता है, क्योंकि ये तो पद है ही है। क्या हम बोले कि वाक्य में विभिन्न पदों के बीच, यानी जितने भी सारे होंगे पद वाक्य में विभिन्न पदों के बीच लिंग, वचन, कारक और काल वाक्य में विभिन्न पदों के बीच लिंग, वचन, कारक और काल का मेल रखना ही अन्वय कहलाता है।
तो वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमको इन 3 चीजों को जानना जरूरी है। कर्ता के ने संबंधी अशुद्धियां, कि कर्ता का ने चिन्ह वाक्य में कहाँ कब कब प्रयोग होता है और किस स्थिति में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो इसका वीडियो हम बना चुके हैं, एक वीडियो बनाए हैं कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, और एक वीडियो बना है कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। तो इसलिए ये जो पहला नंबर है कर्ता के ने संबंधी अशुद्धियां, यहाँ हम बताने नहीं जा रहे हैं। अगर इस विषय में जानना है इसकी संबंधी अशुद्धियां, तो हमारा वो वीडियो खोलकर देख लोगे कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, किस किस स्थिति में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और कौन सी स्थिति में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, कब नहीं होता है और कब होता है। ये दोनों वीडियो हम बना चुके हैं, उसको खोल के देख लोगे। अब हम लोग जानेंगे दूसरे नंबर का पद क्रम, यानी पदों का क्रम। पदों का क्रम जो निश्चित बनाया गया है उसको हम लोग जानेंगे। उसके भी 6 नियम है। पदक्रम में पहला ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब भी वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में सबसे पहले कर्ता और अंत में क्रिया होता है। यानी जो भी वाक्य लिखेंगे, जैसे कि आरती जा रही है, या आरती खाती है, जाती है, जो भी वाक्य बनेगा तो उसमें जाने का काम कर्ता किसे कहते हैं? जो काम कर रहा हो, जिस शब्द से काम करने का बोध पता चलता है वो शब्द कर्ता कहलाएगा, यानी काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो यहाँ जाने का काम कौन कर रहा है? आरती। आरती क्या होगी? कर्ता। क्रिया कौन सा शब्द है? जा रही है, ये हो गया क्रिया। आरती क्या काम कर रही है? तो जा रही है, जा रही है क्रिया हो गया। तो वही कह रहा है कि पहला जो है कि वाक्य में कर्ता पहले आता है, पहले कर्ता लिखाता है और वाक्य के अंत में क्रिया लिखाता है। अब जैसे मान लो इसी को और ऐसे भी लिख सकते हैं कि आरती घर जा रही है। अब यहाँ वाक्य में क्या हो गया? आरती पहले, कर्ता पहले है और क्रिया अंत में है। तो वाक्य लिखने का ये जो पदक्रम बना हुआ है कि इसी क्रम में पद लिखाएगा, एक निश्चित क्रम बना दिया गया। अगर ये निश्चित क्रम ना रहे तो इसको हम, अगर ये क्रम नहीं बना रहता कि पहले कर्ता लिखाएगा और अंत में क्रिया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जा रही है घर, या फिर आरती कर दे, आरती कैसे भी, आरती घर। अगर ये पदक्रम निश्चित नहीं बनाया जाए तो हम कैसे भी उल्टा पुल्टा लिख देंगे, तो क्या होगा? उससे समझने में दिक्कत परेशानी होगी और अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, उसका कुछ गलत समझ में आ जाए, लोगों को गलत अर्थ ले ले। तो इसलिए वाक्य में पद का एक निश्चित क्रम बना दिया गया है जिससे कि वाक्य को समझने में आसानी हो और उसका सही अर्थ निकले। तो पहला क्या नियम है वाक्य बनाने का कि सबसे पहले कर्ता लिखाता है और वाक्य के सबसे अंत में क्रिया लिखा जाता है। दूसरा है कि विशेषण और विशेष विशेषण और विशेष, इन दोनों में क्या होगा कि विशेषण पहले लिखाएगा और विशेष बाद में लिखाएगा। जैसे विशेषण मान लो काला हो गया और विशेष में ले ले घोड़ा, तो विशेषण पहले लिखाएगा और विशेष बाद में लिखाएगा। सफेद कमीज, लाल फ्रॉक, तेज चाकू। ये सब क्या है? काला, सफेद, लाल, तेज,
ये सब विशेषण शब्द है। और विशेष घोड़ा, कमीज, फ्रॉक, चाकू विशेषण किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण जो ये जिस शब्द की विशेषता बताएगा वो विशेष कहलाता है। तो इन दोनों में पहले विशेषण लिखाएगा, उसके बाद ही विशेष लिखाएगा। घोड़ा काला नहीं लिखाएगा, काला घोड़ा। कमीज सफेद नहीं होगा, लिखाएगा वाक्य में, जब भी लिखाएगा सफेद कमीज। लाल फ्रॉक, तेज चाकू, इस प्रकार से ही लिखाएगा, यानी कि विशेषण पहले और विशेष बाद में लिखाएगा। दूसरा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द जो है ये भी क्रिया से पहले लिखाएगा। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया शब्द से पहले लिखा जाता है। विशेषण और विशेष में विशेषण पहले लिखाएगा, विशेष बाद में। उसी प्रकार से क्रिया विशेषण और क्रिया में क्रिया विशेषण पहले लिखाएगा, फिर क्रिया लिखाएगा। जैसे अच्छा गा रही है, चलना में हो जाएगा तेज, तेज चलो। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाली, ये शब्द क्रिया है, क्रिया की जो विशेषता बताएगा उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। तो यहाँ क्रिया हो गया, ये हो गया क्रिया। क्रिया की विशेषता बता रहा है अच्छा, तो अच्छा यहाँ हो गया क्रिया विशेषण। चलना शब्द क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि तेज चलो, तो तेज यहाँ क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तेज चलो, जल्दी जल्दी चलो, धीरे चलो, है ना, यानी चलना क्रिया है। जब क्रिया की विशेषता बतलाता है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण जो है हमेशा विशेष के पहले लिखाएगा, और क्रिया विशेषण भी क्रिया से पहले लिखाएगा। ये दो नियम हो गया, 1 2। तीसरा है कि विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द जो है ये वाक्य से पहले लिखा जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के पूर्व लिखा जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं? जब शब्द किसी चीज से अचानक से मुंह से निकल जाता है, आश्चर्य होता है जब, चाहे वो खुशी का हो, दुख का हो, भय का हो, है ना, गंदगी का हो, घृणा का हो, किसी भी चीज का, इन कोई भी ऐसा शब्द को देखकर जो अचानक से मुंह से निकल जाता है उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मय यानी आश्चर्य, आश्चर्य जब हो जाता है, जैसे वाह, तुम बड़े चतुर निकले। विस्मयादि बोधक शब्द की पहचान है कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है, ये चिन्ह जरूर रहेगा। विस्मयादि बोधक शब्द के बाद ये चिन्ह जरूर लगेगा, ये इसकी पहचान है। तो कहा जा रहा है यहाँ कि विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के पूर्व लिखा जाता है। ये वाक्य हो गया कि तुम बड़े चतुर निकले, इससे पहले ही विस्मयादि बोधक शब्द लिखा जाएगा। विस्मयादि बोधक शब्द का ये चिन्ह है, ये चिन्ह से ही पहचान लोगे कि ये विस्मयादि बोधक शब्द है। चाहे विस्मयादि बोधक शब्द खुशी का हो, दुख का हो, घृणा का हो, जैसे छी कितना गंदा है, तो पहले छी बोलेंगे विस्मयादि बोधक शब्द, फिर वाक्य बोलेंगे। तो वाक्य के पूर्व विस्मयादि बोधक शब्द को लिखा जाता है। ये हो गया हमारा तीसरा।
ध्यान देने योग्य बात। वाक्य लिखते समय हम ध्यान देंगे कि पहले विस्मयादि बोधक अगर लिखना है तो पहले विस्मयादि बोधक शब्द लिखेंगे, फिर अपने वाक्य को पूरा करेंगे। चौथा है अपादान कारक और अधिकरण कारक। कौन कौन? अपादान कारक और अधिकरण कारक। कर्म कारक के पहले लिखा जाता है। कर्म कारक के पहले लिखा जाता है। कर्म कारक के पहले कौन कौन सा लिखाएगा? अपादान कारक और अधिकरण कारक। अपादान क्या कारक है? जब संज्ञा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होने का, संज्ञा सर्वनाम का अलग होने का पता चलेगा, यानी अपादान कारक में क्या पता चलेगा? अलगाव। इसकी यही पहचान है कि अलगाव, अलग होने का, बिछड़ने का पता चलेगा। जैसे राजू पेड़ से आम तोड़ा। राजू ने पेड़ से आम तोड़ा। तो क्रिया कौन हो गया? तोड़ा। ये क्रिया शब्द है। क्रिया कौन कर रहा है? राजू। ये कर्ता हो गया, काम करने वाला कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया। आम क्या हो गया? कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर, यानी इसको छोड़कर जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का है कि जब हम क्रिया से संबंधित सवाल पूछेंगे, कर्ता से सवाल नहीं पूछना है, क्रिया से संबंधित सवाल पूछेंगे तो इसका जवाब हमको मिल जाएगा। अगर जवाब मिल जाता है तो कर्म कारक है, और जवाब नहीं मिलता है तो इसमें कर्म कारक नहीं है। जब कर्म कारक होता है तो वैसे क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जब कर्म नहीं होता है कर्म कारक तो वैसे क्रिया को कहते हैं अकर्मक क्रिया। ये हम कारक वाले वीडियो में पूरे डिटेल से बता दिए हैं। तो यहाँ क्रिया जो है तोड़ा, तो इससे संबंधित हमको सवाल करना है तो क्या पूछेंगे? क्या तोड़ा? आम तोड़ा। जवाब हमको मिल गया तो ये क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। और ये जो है आम कहाँ से अलग हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है, तो ये क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। ये अपादान कारक हो गया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अपादान कारक कर्म कारक के पहले आता है, यानी कर्म कारक के पहले हमको अपादान कारक लिखना होगा। अगर लिखना है तो ये कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसा वाक्य होगा। अगर हमारा वाक्य ऐसा बन रहा है जिसमें कि अपादान कारक हो रहा है तो उसको हमको कर्म कारक के पहले लिखना होगा। अपादान कारक के लिए कर्म कारक होना ही होना है, क्योंकि जब ये नहीं रहेगा तो ये अलग कैसे होगा? अलग करना है ना किसी से, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा ही, और कर्म कारक के पहले ही हमको अपादान कारक को लिखना है। उसी प्रकार से अधिकरण कारक को भी हमको कर्म कारक के पहले लिखना है। अधिकरण कारक क्या है? क्रिया के आधार का पता चलेगा। जो भी क्रिया हो रही है उसका आधार क्या है? जैसे वंदना ने मेज पर पुस्तक रखी। क्रिया कौन क्या है? रखना। ये हो गया क्रिया। क्रिया को करने वाले कौन है? वंदना। ये हो गई कर्ता। क्रिया से संबंधित सवाल पूछेंगे, क्या रखा? क्या रखी? पुस्तक रखी। ये हो गया कर्म कारक। अब पुस्तक कहाँ रखी? ये जो रखने का काम हुआ, पुस्तक रखने का जो काम हो रहा है उसका आधार क्या है? कहाँ पे रखी? मेज पर। तो ये हो गया अधिकरण कारक।
ये हो गया अधिकरण कारक। देखो उतना पूरा हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, ना ही इसका हम चिन्ह भी बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं बता रहे हैं। इसका कारक के 8 भेद और उसके क्या क्या चिन्ह हैं वो सारा हम कारक वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो अधिकरण का सिर्फ हम शॉर्ट में ही बता रहे हैं कि अधिकरण कारक यानी क्रिया के आधार का पता होना चाहिए। तो यहाँ क्रिया क्या है? रखना। तो उसका रखने का आधार क्या है? जो चीज रख रही है वो कहाँ पे रख रही है? मेज पर। तो ये हो गया अधिकरण कारक। तो वही यहाँ तीसरा चौथा नियम में हमको क्या देखना है कि अपादान कारक और अधिकरण कारक ये दोनों जो है ये हमेशा कर्म कारक के पहले लिखाएगा। दोनों का एक एक एग्जाम्पल दे दिए हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ये भी हो सकता है। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल लिखते गए, पेड़ से पत्ता गिरा। अब क्रिया क्या है? गिरना। गिरा कहां से? क्या गिरा? पत्ता गिरा। ये कर्म कारक हो गया, ये क्रिया हो गया। कहां से पत्ता अलग हो रहा है? पेड़ से हो रहा है, तो ये क्या हो गया? अपादान कारक। तो हमेशा अपादान कारक जो है क्रिया ये कर्म कारक के पहले ही अपादान कारक आएगा और कर्म कारक के पहले अधिकरण कारक आता है। इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब हम वाक्य का निर्माण या रचना करेंगे। पांचवा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक जो है ये कर्ता के बाद, संप्रदान कारक कर्ता के बाद और करण कारक, करण कारक जो है ये कर्म कारक के पहले आता है। पहले आता है, पूर्व आता है, कुछ भी कर सकते हैं। क्या क्या कहा जा रहा है? संप्रदान कारक के बारे में बताया जा रहा है कि संप्रदान कारक कब लिखेंगे? कर्ता के बाद। और करण कारक, करण कारक कब लिखेंगे? कर्म कारक के पहले। संप्रदान कारक को कर्ता के बाद और करण कारक को कर्म कारक के, करण कारक को कर्म कारक के पहले लिखेंगे। संप्रदान कारक क्या है? जब कर्ता किसी को कुछ देता है या किसी के लिए कुछ करता है, दो काम होगा। कर्ता या तो किसी के लिए कोई काम करेगा या फिर किसी को कुछ देगा, उसको संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे आज्ञा भिखारी को रोटी देती है। देती है क्रिया हो गया। क्रिया को करने वाली कौन है? आज्ञा, ये कर्ता हो गई। कर्ता किसी को कुछ देता है, किसको दे रही है? भिखारी को, तो ये हो गया संप्रदान कारक। क्रिया से सवाल पूछेंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा, इसका मतलब उसमें कर्म है। देती है, क्या देती है? रोटी देती है, तो रोटी क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। वही कहा जा रहा है कि संप्रदान कारक जब भी लिखेंगे तो वो कर्ता के बाद लिखेंगे। कर्ता यहाँ, कर्ता के बाद ही संप्रदान कारक लिखाएगा। और दूसरा क्या कहा जा रहा है? करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिस साधन या माध्यम से अपने काम को पूरा करता है, यानी उसका काम करने का साधन या माध्यम क्या है। जैसे दिव्या कार से मंदिर
जाती है। क्रिया क्या हो गया? जाती है, सॉरी, ये क्रिया हो गया। क्रिया को कौन कर रही है? दिव्या, तो ये कर्ता हो गई। क्रिया से संबंधित सवाल करेंगे। जाती है, कहाँ जाती है? मंदिर जाती है, तो ये कर्म कारक हो गया। अब मंदिर जाने का उसका साधन क्या है, माध्यम क्या है उसका मंदिर जाने का? कार से, कार से जा रही है, तो ये क्या हो गया? करण कारक। करण कारक। कर्ता जिस भी साधन या माध्यम से अपने काम को पूरा करती है उसे करण कारक कहते हैं। तो हमको पांचवा में क्या ध्यान देना, वाक्य लिखते समय क्या ध्यान देना है कि अगर वाक्य में संप्रदान कारक है तो उसको कर्ता के बाद, और करण कारक अगर है तो उसको कर्म कारक के पहले लिखा जाता है। यहाँ देखो संप्रदान कारक है वो कर्ता के बाद आया है, और यहाँ करण कारक कर्म कारक के पहले आया है। अगर इस प्रकार से हम वाक्य लिखेंगे तो हमारा वाक्य शुद्ध होगा। छठा है कि बलात्मक शब्द जो है ये कर्ता के बाद आता है। बलात्मक शब्द कब आएगा? कर्ता के बाद आता है, यानी कर्ता के बाद ही हम बलात्मक शब्द को लिखेंगे। बलात्मक शब्द बोले या निपात बोले या अवधारक बोले, किसी भी एक का नाम ले सकते हैं। बलात्मक शब्द बोले या निपात शब्द या अवधारक शब्द। अब जाने कि बलात्मक या निपात या अवधारक शब्द है क्या। जो अव्यय किसको कहते हैं? जिस शब्द के ऊपर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको अव्यय शब्द कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। तो जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद आकर उस शब्द में बल भर देता है उसको कहते हैं बलात्मक शब्द। क्या बोले हम? जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के बाद आकर, जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के बाद आकर उस शब्द में बल भर देता है। बल भर देना यानी जोड़ दे देता है, उस बात पे विशेष जोर दे दिया, वैसे शब्द को कहते हैं बलात्मक या निपात या अवधारक। क्या क्या है ये सब? तो भी, ये तीनों जो शब्द है ये बलात्मक शब्द कहें या निपात शब्द कहें या अवधारक शब्द, यानी ये किसी भी शब्द के बाद लगकर उस शब्द में बल भर देगा, और ये जब भी आएगा तो ये कर्ता के बाद ही आएगा। बलात्मक शब्द जो है वो यहाँ लिखी दी है। बलात्मक शब्द कर्ता के बाद आता है, कर्ता कारक के बाद आएगा। जैसे मान लो कर्ता के बाद आएगा तो सृष्टि भी गाड़ी लेगी। सृष्टि भी गाड़ी लेगी, भी लग गया है यहाँ। यानी कि और भी लोग गाड़ी लिए हुए हैं और सृष्टि भी गाड़ी लेगी, यानी उन लोग तो गाड़ी ले ही लिए, जो भी है गाड़ी लिए हुए हैं वो तो गाड़ी लिए ही है। अब सृष्टि पर बल दिया जा रहा है कि सृष्टि भी गाड़ी लेगी, है ना। तो ये जो है बलात्मक शब्द या निपात शब्द ये क्या कर रहा है? इस शब्द में बल भर दे रहा है, यानी जोर दे रहा है कि सृष्टि भी गाड़ी लेगी, है ना। दृष्टि
दृष्टि ही पुस्तक पढ़ेगी। अब यहाँ जो ही शब्द है वो किस पे बल दे रहा है? दृष्टि पर, कि और लोग तो वो पुस्तक किताब पढ़ लिए हैं, अब दृष्टि ही पुस्तक पढ़ेगी। अब और कोई नहीं पढ़ेगा, जो लोग पढ़ लिए। अब जो है दृष्टि का नंबर आ गया, दृष्टि ही पुस्तक पढ़ेगी। अभी कोई नहीं पढ़ने वाला है। तो वे अव्यय शब्द, निपात किसको कहेंगे? वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के साथ आकर या शब्द के बाद आकर उस शब्द या पद में बल भर देता है, यानी यहाँ बल भर दे रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है बलात्मक। बलात्मक बोले या निपात बोले या उद्धारक, किताब में अलग अलग से नाम दिया हुआ है, लेकिन तीनों का कहने का अर्थ यही है। तो ये जो बलात्मक शब्द है ये कर्ता के बाद है, ये निश्चित है कि ये कर्ता के बाद ही आएगा। ये 6 बात हमको पदक्रम में ध्यान देना है। वाक्य लिखते समय इन सारे पदों का हमको ध्यान रखना है कि कौन सा पद किसके पहले और किसके बाद आएगा। तीसरा है पदों का अन्वय। अन्वय हम समझ गए कि अन्वय किसे कहते हैं? वाक्य में जितने भी पद होंगे उन पदों के बीच लिंग, वचन, कारक और काल वाक्य में पदों के बीच लिंग, वचन, कारक और काल के मेल को अन्वय कहते हैं। इसमें पहला जो है वो देखें हम, क्रिया और कर्ता के बीच। तो पहला हम इस तरह से दे देते हैं नंबरिंग, कर्ता और क्रिया का अन्वय। यानी कर्ता और क्रिया के बीच लिंग, वचन और कारक, काल का हम मेल देखेंगे कैसे है। इसका पहला है नियम, का लिख दे, कारक का जो चिन्ह है, कारक चिन्ह रहित कर्ता। कर्ता का क्या चिन्ह है? कर्ता का चिन्ह है ने। जब कर्ता का ने चिन्ह है ने, ये वाक्य में हो भी सकता है ने का चिन्ह और नहीं भी हो सकता है। जब वाक्य में ने का चिन्ह होता है तब वो क्या कहेंगे? कारक चिन्ह सहित, कारक चिन्ह सहित। जिसमें चिन्ह लगा रहेगा तो उसको कहेंगे कारक चिन्ह सहित, और जिसमें नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे? कारक चिन्ह रहित। सहित माने साथ और रहित यानी बिना, यानी बिना चिन्ह के। तो कह रहे हैं कि क्या कह रही है इसमें, क्या पहला देखेंगे कि कारक चिन्ह रहित यानी बिना कारक के चिन्ह, क्योंकि कारक का जो ने चिन्ह है ये वाक्य में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नहीं वाली बात यहाँ कहा जा रहा है कि कारक चिन्ह रहित कर्ता, यानी कर्ता के साथ ने चिन्ह नहीं रहेगा। कारक चिन्ह रहित कर्ता की क्रिया, लिख दे क्या, कारक चिन्ह रहित कर्ता की क्रिया। कारक चिन्ह रहित जब कर्ता होगा उसकी क्रिया कैसे लिखाएगी? कर्ता के अनुसार। क्रिया जो है वो किसके अनुसार लिखाएगा? कर्ता के अनुसार लिखाएगा। जैसे गीता खाती है, राम
खाती है तो यहाँ खाता ही कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो पदों का अन्वय में हमको लिंग वचन कारक और काल देखना है। पहला है कि किसके बीच हम देख रहे हैं, कर्ता और क्रिया के बीच। कर्ता का चिन्ह तो पहला क्या है, कर्ता और क्रिया के बीच जब हम देखेंगे लिंग वचन और कारक का मेल कैसे लिखा जाता है, तो कर्ता का जो चिन्ह ने है ये वाक्य में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब वाक्य में होता है तो सहित, और जब नहीं होता है तो उसको कहते हैं रहित। रहित यानी बिना। तो कारक चिन्ह रहित यानी कारक का चिन्ह जो है उसके बिना कर्ता की, यानी कर्ता के साथ कर्ता का ने चिन्ह नहीं होगा, तब उसकी क्रिया कैसे लिखाएगी, कर्ता के अनुसार लिखाएगा। जैसे यहाँ गीता कर्ता है लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं है, तो ये क्या हो गया, कारक चिन्ह रहित। तो कारक चिन्ह रहित जो कर्ता है इसका क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार लिखाएगा। अगर ये स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गया, और अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग लिखाएगा। ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग ही होगा क्रिया। यहाँ अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही लिखाएगा। कर्ता के ने चिन्ह जब नहीं हो, कर्ता के साथ ने चिन्ह नहीं हो, तो क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ही लिखाएगा। कर्ता को देखकर, कर्ता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, ये ध्यान देंगे, देखेंगे कि काम करने वाला पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उसके बाद ही उसका क्रिया हम लिखेंगे। अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है कर्ता तो क्रिया भी पुल्लिंग लिखाएगा। पहला नियम ये हो गया कि कर्ता और क्रिया का अन्वय के बीच का ये पहला है। दूसरा है ख कि अगर कर्ता एक वचन में हो, एक वचन अर्थात संख्या में एक हो, कर्ता एक हो लेकिन आदर सूचक हो, कर्ता जब एक वचन में हो लेकिन आदर सूचक है, एक वचन है लेकिन सम्मान देने योग्य है, उनको आदर देना है, आदर सूचक हो, तो वैसी स्थिति में क्रिया क्या लिखाएगा, क्रिया बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन में लिखा जाता है। ऐसे तो हम जानते हैं कि अगर एक से अधिक बहुवचन में कर्ता होगा तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगा। कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होना चाहिए। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि अगर कर्ता एक वचन है यानी कर्ता एक है और आदर सूचक है तो क्रिया बहुवचन में लिखा जाएगा। जैसे पिताजी, अब पिताजी फादर है, आदर सम्मान देने योग्य, आदर देने लोग कौन है, माता जी हैं। पिताजी अपने से बड़े को सम्मान देते हैं, शिक्षक गुरु जो है ये भी आदर के योग्य है। तो अपने से बड़ों को जब भी आदर सूचक एक ही रहेगा कर्ता, लेकिन वो आदर सूचक, उनको आदर देना है, सम्मान देना है, तब वहां क्रिया बहुवचन में लिखाएगा। जैसे पिताजी बाजार गए हैं, अब यहाँ नहीं कहेंगे कि पिताजी बाजार गया है, पिताजी एक ही वचन है, एक है, कर्ता यहाँ एक ही है लेकिन क्रिया बहुवचन हो गया। क्यों? क्योंकि आदर सूचक, इनको आदर देना है, इसलिए एक होते हुए भी यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, एक वचन होते हुए भी क्रिया बहुवचन हो गया। तो दूसरा ध्यान देना है, कर्ता और क्रिया के बीच क्या मेल बैठाना है कि अगर कर्ता सम्मानीय है, उनको सम्मान देना है, आदर देना है, तो उनके लिए क्रिया बहुवचन में लिखा जाएगा। माताजी आ गई, दादाजी आ गए, तो यहाँ पे सम्मान देने के लिए हमको बहुवचन लिखना होगा। तीसरा है अगर वाक्य में कर्ता अनेक हो, वाक्य में कर्ता अनेक हो, अनेक मतलब एक से अधिक हो, चाहे वो सारे पुल्लिंग हो
या सारे स्त्रीलिंग में हो या फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों मिला के हो। कहने का मतलब अनेक है, एक से अधिक हो, तब क्रिया क्या हो गया, क्रिया किस में लिखाएगा, पुल्लिंग क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होंगे। वाक्य में कर्ता अनेक हो, अनेक किसी भी रूप में हो, एक से अधिक यानी एक से अधिक सारे पुल्लिंग ही कर्ता हो, या फिर एक से अनेक सारे स्त्रीलिंग ही हो, या फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों मिला के। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, 2 लड़के और 3 लड़कियां। यहाँ बहुवचन में हो गया, एक से अधिक हो गया, 2 लड़के और 3 लड़कियां। यहाँ देखो मिक्स इसीलिए हम कर दिए कि अगर पुल्लिंग है तो सब पुल्लिंग ही रहे या स्त्रीलिंग ही रहे। तो अगर एक से अधिक हो गया कर्ता तो क्रिया किस में लिखाएगा, पुल्लिंग और बहुवचन में। अब मान लो ये गाना गा रहे हो, सब मिला के कोई इवेंट चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, उसमें गाना गा रहे हैं, तो 2 लड़के और 3 लड़कियां, क्रिया क्या लिखाएगा, एक वचन में, सॉरी पुल्लिंग और बहुवचन में लिखाएगा, गा रहे हैं। अब ये नहीं देखेंगे कि यहाँ लड़कियां हैं तो गा रही हैं होगा, जब भी होगा चाहे 3 लड़के और 2 लड़के गा रहे हैं, क्रिया हमेशा पुल्लिंग और बहुवचन में ही लिखाएगा। घ है चौथा, कि जैसे होश, प्राण, बाल आदि ये सब जो शब्द हैं, ये हमेशा इसका जो क्रिया होगा, क्रिया जो है ये बहुवचन में लिखाएगा। बहुवचन में लिखे जाते हैं। होश, प्राण, बाल, ये सब जो है शब्द, जो नित्य बहुवचन वाले जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में ही उसका क्रिया लिखाएगा। जैसे होश, अब एक गाना है, याद आ रहा है हमको, एक गाना है, पुरानी फिल्म का एक गाना है, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, उड़ गया नहीं, उड़ गए, होश उड़ गए, बहुवचन में ही प्रयोग होगा क्रिया इसका। प्राण, उनके प्राण निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए या प्राण पखेरु निकल गए, हमेशा बहुवचन में ही होगा। बाल, काने उसके बाल लंबे हैं, है नहीं है, तो जो नित्य पुल्लिंग बहुवचन वाले जो शब्द हैं, नित्य बहुवचन आने वाले शब्द, उसका क्रिया भी बहुवचन में ही लिखाएगा। ये है हमारा कर्ता और क्रिया का अन्वय, यानी कर्ता और क्रिया के बीच, इन दोनों के बीच कैसे क्रिया लिखाएगा उसका अन्वय था। दूसरा है कर्म कारक और क्रिया के अन्वय। पहला में था कर्ता कारक और क्रिया के बीच का अन्वय, यहाँ दूसरा में कर्म कारक और क्रिया के अन्वय। इसका पहला है कि कर्म के साथ कारक चिन्ह न हो तो क्या होगा, क्रिया कर्म के अनुसार लिखाएगा, क्रिया कर्म के अनुसार लिखाएगा।
या लिखा जाएगा। कर्म कारक का क्या चिन्ह है? को, है ना, को चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह को है। तो कहा जा रहा है कि कर्म के साथ कारक चिन्ह न हो, यानी कर्म के साथ ये जो कारक का जो चिन्ह है को ये नहीं हो, तो क्रिया कैसे लिखाएगा? कर्म के अनुसार लिखा जाएगा। यानी कर्म, अगर कर्म कारक स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, कर्म कारक पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगा। जैसे 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 जीत ने आम खाया, जीत ने लीची खाई। अब देखो यहाँ आम क्या है? पुल्लिंग है, तो क्रिया भी क्या हुआ? पुल्लिंग हो गया। लीची क्या है? स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्रिया भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग ही लिखा जाएगा। वही कहा जा रहा है। यहाँ देखो को चिन्ह नहीं है, राम ने, जीत ने आम को खाया, आम को, यहाँ को नहीं है, को जो है यहाँ नहीं है। वही कहा जा रहा है कर्म के साथ कारक चिन्ह ना हो, कर्म के साथ कारक चिन्ह जब नहीं है तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार लिखाएगा। क्रिया अगर कर्म कारक पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, कर्म कारक अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग लिखाएगा। कैसी स्थिति में? जब कर्म कारक का चिन्ह नहीं होगा। दूसरा है, ये तो नहीं था, कर्म कारक के साथ चिन्ह नहीं था तब ये बात हुआ, अगर होगा तब क्या होगा? कर्म के साथ कारक चिन्ह हो तो क्या होगा? तो क्रिया पुल्लिंग और एक वचन, एक वचन में होगा। जब कर्म के साथ कारक चिन्ह नहीं होगा तो क्रिया जो है कर्म को देखकर लिखाएगा। पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग। लेकिन जब वाक्य में कर्म के साथ इसका चिन्ह, कारक चिन्ह लगा रहेगा, तब क्या कह रहा है? क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में लिखाएगा। जैसे जैसे राम ने रावण को मारा, मारा है क्रिया शब्द, किसको मारा? रावण को मारा, रावण को, यहाँ कारक का चिन्ह लगा हुआ है। ये कर्म हो गया क्योंकि हम सवाल करने पर क्रिया से सवाल किए तो हमको जवाब मिल गया। मारा शब्द है तो क्या मारा? किसको मारा? रावण को मारा, रावण को मारा तो रावण क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। सवाल तो हम क्या या किसको करके ही करेंगे, क्रिया से संबंधित सवाल क्या होगा या किसको होगा, ये तो सवाल कर सकते हैं। तो कर्म का सवाल किए, किसको मारा? रावण को मारा, तो रावण क्या हो गया? कर्म हो गया। और को हो गया इसका परसर्ग चिन्ह, है ना। तो वही कह रहा है कि वाक्य में अगर जब कर्म के साथ कारक चिन्ह होगा तो क्रिया क्या लिखाएगा? एक वचन और पुल्लिंग में, एक वचन और पुल्लिंग में ही क्रिया लिखाएगा, एकदम निश्चित है। पहले वाला में हम पद क्रम में देख रहे थे, पदों का क्रम कि पद कहाँ लिखाएगा, अधिकरण कारक, अपदान कारक कहाँ लिखाएगा, ये संप्रदान कारक कहाँ लिखाएगा, विस्मयादि बोधक शब्द कहाँ लिखाएगा, विशेषण और विशेष कहाँ लिखाएगा, क्रिया विशेषण का स्थान कहाँ है, या फिर ये जो है निपात या बलात्मक जो शब्द हैं ये सब कहाँ लिखाएंगे, उसका क्रम हम जान रहे थे वाक्य में कि उसका स्थान कहाँ है, वाक्य में उसका स्थान कहाँ है। अब हम जान रहे हैं कि जो लिख रहे हैं वाक्य में कारक, उसका चिन्ह जो है वो
उसका लिंग वचन और कारक के साथ क्या संबंध है, कैसे लिखाएगा, अब हम लोग ये जान रहे हैं। तो जब कर्म कारक का चिन्ह, वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह नहीं होगा तो क्रिया कर्म को देख कर लिखाएगा। लेकिन अगर जब वाक्य में कारक का चिन्ह, कर्म कारक का चिन्ह होगा तो निश्चित है कि क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में ही लिखाएगा। तीसरा है संबंध और संबंधी के अवयव, अन्वय। संबंधवाचक, संबंधबोधक का क्या है चिन्ह, का, के, की। तो संबंधवाचक शब्द के लिंग और वचन संबंधी के शब्द, संबंधी शब्द के अनुसार होंगे। संबंधवाचक संबंध कारक का क्या चिन्ह है, का, के, की। तो वही कह रहा है कि संबंध कारक का जो चिन्ह है का, के, की, इसके साथ जो संबंध बतलाएगा, जिस संबंध कारक क्या है, एक संज्ञा सर्वनाम दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बतलाएगा। संबंध बतलाने के लिए दो चीज होना चाहिए, दो होगा तभी दोनों के बीच संबंध स्थापित किया जाएगा। तो कह रहा है कि संबंधवाचक का, संबंध कारक का जो चिन्ह है का, के, की, ये जिसके साथ संबंध बताएगा उसी के अनुसार ये लिखाएगा। जैसे जैसे मान लो वह शीला की पुस्तक है। अब पुस्तक यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ये यहाँ की लग गया। अगर मान लो कहा जाए कि यह शीला का, इसीलिए एक नाम ले रहे हैं ताकि समझ में आएगा, यह शीला का घर है। अब घर यहाँ क्या है, पुल्लिंग है, तब यहाँ का हो गया। अगर बहुवचन में होता तो यहाँ के आ जाता है ना। तो वही कह रहा है कि संबंधवाचक शब्द के लिंग, इसका जो है वो लिंग जो है वो संबंधी के साथ, जिसके साथ वो संबंध बतलाता है उस संबंधी के अनुसार ही यहाँ लिखाएगा। इसका तीन चिन्ह है, का, के, की, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का और बहुवचन का। तो जैसा होगा इसका संबंधी उसी के अनुसार का, के, की लगेगा। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग है तो किलिंग स्त्रीलिंग, और अगर पुल्लिंग शब्द आएगा तो पुल्लिंग के साथ, अगर इसका बहुवचन के साथ इसका संबंध होगा तो बहुवचन वाला के लग जाएगा। इसका दूसरा है ख, कि भिन्न लिंग, भिन्न यानी अलग लिंग। अगर कोई पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग, भिन्न लिंग की संज्ञाओं के साथ इसका जो संबंध चिन्ह है, संबंध का क्या चिन्ह है, का, के, की या फिर रा, रे, री। संबंध कारक का यही चिन्ह है, ये दो के बीच संबंध बताएगा। तो भिन्न लिंग के संज्ञाओं का लिख देते हैं, भिन्न लिंग के संज्ञाओं का संबंध चिन्ह। संबंध चिन्ह क्या हो गया, का, के, की, रा, रे, री, यही चिन्ह है संबंध कारक का। तो भिन्न लिंग के संज्ञाओं का संबंध चिन्ह क्या होगा, पूर्व संज्ञा के अनुसार
क्या लिखाएगा, भिन्न लिंग की संज्ञाओं का संबंध चिन्ह जो है दो होगा, भिन्न है तो भिन्न यानी अलग अलग, दो होगा या दो से अधिक होगा। तो पहला वाला पूर्व यानी पहला जो संज्ञा है उसी के अनुसार इसका संबंध चिन्ह लिखाएगा। जैसे मान लो भिन्न लिंग हो गया पत्नी और पुत्र, कल जा रहे हैं। दो लिंग हो गया पत्नी और पुत्र। अब संबंध कारक है तो क्या कर रहा है, पूर्व संज्ञा यानी पहले वाला संज्ञा, ये जो संज्ञा ये क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये जो संबंध बतलाएगा वहां क्या लिखाएगा, रा लिखाएगा, रे लिखाएगा या री लिखाएगा। स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा, री लगेगा, मेरी। यहाँ लिखाएगा मेरी पत्नी और पुत्र कल जा रहे हैं। अब जैसे मान लो बहने और भाई आ गए। अब यहाँ पहला में क्या है, बहने, तो क्या हो जाएगा, मेरी बहने, है ना। पहले पुल्लिंग लेकर भी दिखा देते हैं, पुत्र और पुत्री गाड़ी में है। पुत्र और पुत्री गाड़ी में है, भिन्न लिंग है, अलग अलग लिंग है। पहला वाला लिंग क्या है, पुल्लिंग है, पुत्र है, तो ये पुल्लिंग हो गया। तो यहाँ क्या लिखाएगा, पुल्लिंग में रा, मेरा, मेरे, मेरा पुत्र और पुत्री गाड़ी में है, यहाँ मेरा लिखाएगा। यहाँ मेरी बहनें और भाई, जो पहला रहेगा संज्ञा शब्द उसी के अनुसार इसका चिन्ह लिखाएगा। संबंध का जो चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, वही लिखाएगा। मेरा, मेरी, मेरी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है और यहाँ पुल्लिंग है, इसलिए मेरा हो गया। मेरा पुत्र और पुत्री गाड़ी में है। चौथा है विशेषण और विशेष, विशेष का अन्वय। कर्ता और क्रिया का बताया, कर्म कारक और क्रिया के साथ बताया, और संबंध कारक का संबंधी के साथ। चौथा है विशेषण और विशेष का अन्वय इन दोनों के बीच। इसका पहला क्या है कि विशेषण जो है ये विशेष के अनुसार ही लिखाएगा। जैसे काला घोड़ा, घोड़ा अगर पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग ही रहेगा, काला। अच्छी लड़की, अगर ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया, अच्छा से अच्छी हो गया। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। कहने का मतलब कि विशेषण शब्द जो है ये विशेष के अनुसार ही लिखाता है ना। ख है एक से अधिक विशेषण होने पर भी लिंग वचन वही रहते हैं। अगर एक से अधिक, जैसे लंबा चौड़ा, अगर एक वचन में है तो ये भी एक वचन में ही रहेगा। लंबा चौड़ा एक वचन में हो गया, बहुवचन में ले गए, बड़े छोटे कर, बड़े बहुवचन में हो गया तो ये भी छोटे होगा, बड़े छोटे। कहने का मतलब कि अगर एक से अधिक विशेषण है तो उसका लिंग वचन भी वही रहेगा। ये नहीं कि एक का एक वचन में और दूसरा बहुवचन में हो जाए, या एक स्त्रीलिंग है तो दूसरा पुल्लिंग हो जाए, ये नहीं होगा। अगर एक से अधिक विशेषण हो गया, यहाँ एक से अधिक विशेषण है तो इसका लिंग और वचन वही रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, समान चलेगा। तीसरा ग है जब बिना समास के अनेक विशेष, यानी अनेक यानी एक से अधिक विशेष प्रयोग में आए हो, वाक्य में आए हो, तो विशेषण अपने एकदम पास के विशेषण, जैसे यहाँ देखो बड़े बड़े लोग, लोग क्या है,
विशेष हो गया, विशेषता बता रहा है कि कैसे बड़े बड़े लोग हैं। तो जब एक से अधिक विशेष वाक्य में आ रहे हो तो विशेषण जो है अपने पास के एकदम यानी जो नजदीकी है उसके अनुसार ही लिखाएगा। जैसे लोग बहुवचन है तो बड़े बड़े लोग, बच्चे भी यहाँ बहुवचन में है तो छोटे छोटे हो गए, छोटा ना होकर के छोटे लिखाएगा। यहाँ बालिकाएं हैं, स्त्रीलिंग है तो नन्ही नन्ही हो गया, नन्हा नाना नहीं हुआ, नन्ही हो गया क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। कहने का मतलब कि जब एक से अधिक अनेक विशेषण हो तो क्या होगा, सबसे पास वाला जो होगा उसी के अनुसार ये विशेषण लिखाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।